आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है क्लास 8 की इस लेक्चर सीरीज़ में। तो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया वो था सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के का बेसिक मीनिंग क्या है। देखिए, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक परिवार है जिसमें दो बेटे हैं, एक राजू एंड अदर वन इज श्याम। अब इनके फादर ने क्या बोला? इनके फादर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने कुछ वैल्यूज़ फिक्स कर दी इनके सामने कि कुछ भी हो जाए, अब ज़िंदगी में ट्रुथ, हमेशा सच बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, सबको इक्वल मानेंगे। ठीक है, इस तरह से बस ये तीन बातें बोल के छोड़ दिया। बोला आप जो चाहे वो जीवन में अपने कर सकते हो। तो भाई राजू जी बन गए पुलिस वाले, श्याम जी बन गए बिजनेसमैन, और दोनों की अपनी अपनी अलग लाइफ चल पड़ी। ये पुलिस वाले बने इंडिया में, ये बिजनेसमैन बने यूएसए में। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कुछ ऐसे ही है कि हमारे सामने कुछ फिक्स सर्टन वैल्यूज़ फिक्स कर देता है कि आपको इन वैल्यूज़ को इन एनी गिवन कंडीशन फॉलो करना है। और अगर कभी आप उन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, और किस कंडीशन में आप उन वैल्यूज़ को फॉलो ना करो तो भी चलेगा, ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी इन्होंने। तो बाबू भाई की तरह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे सामने वैल्यूज़ फिक्स करता है अपने बच्चों के लिए, राजू के लिए और शाम के लिए, और इनको ये वैल्यूज़ पूरी लाइफ फॉलो करनी होती है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने भी कुछ वैल्यूज़, कुछ आदर्श फिक्स स्टेप करता है, एस्टेब्लिश करता है। और हमें थ्रू आउट द लाइफ हम कुछ भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करें, कैसी भी लाइफ जिएं, किसी भी धर्म को फॉलो करें, वो वैल्यूज़, वो आदर्श हमें फॉलो करने होते हैं। तो नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्यों हैं, जब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स का क्या रीज़न है। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज़ नोन एज कॉन्सियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा कहा गया है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। जिस दिन हमें ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारी सोसाइटी के अंदर इजीली अवेल हो जाएंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए हाईली सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फंडामेंटल राइट्स का रीज़न क्या है मिलने का? तो पहला, टू गार्ड पीपल वर्सेस अदर इंडिविजुअल्स। देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। रिलीजन बेसिस डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, बट कास्ट एंड कम्युनिटी बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो आप सोचिए क्या होता आफ्टर 1947 अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाते और उनको, उनका जो वैक्यूम खाली होता, एक हायर पोजीशन जिसको वो छोड़ के जाते, वहाँ पे जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, हायर कास्ट के लोग हैं, पावरफुल कम्युनिटीज़ हैं, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती। तो एक नॉर्मल बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, लोअर कास्ट के आदमी के लिए कुछ भी चेंज नहीं होता। तो उनको गार्ड करने के लिए स्पेशली अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर्ड थे। सेकंड, टू गार्ड पीपल वर्सेस द स्टेट्स आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, कि भाई कभी कभी ये भी तो पॉसिबल है, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, स्पेशली इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ म्यांमार। म्यांमार में क्या हुआ, रोहिंग्या मुसलमानों को उन्होंने अपनी कंट्री का सिटीजन मानने से ही मना कर दिया। श्रीलंका में क्या हुआ, जो तमिलियंस थे, इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल्स, उनके साथ में सेकंड क्लास सिटीजन जैसा बिहेव हुआ फॉर ऑलमोस्ट 3-4 डेकेड्स तक। तो ऐसा ना हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाए कि वो उनको गलत तरीके से मिसयूज़ करने लगे। किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी को पकड़ के फांसी चढ़ा दिया। आप नॉर्थ कोरिया की खबरें सुनते होंगे कि भाई वहाँ पार्टी चल रही है, किसी ने ज़ोर से छींक दिया, खांस दिया, या हंसना चाहिए था तब हंसा नहीं, रोना चाहिए था तब रोया नहीं, और वहाँ के डिक्टेटर को बुरा लग गया और उसको मरवा दिया। तो इस तरह की आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर से बचाने के लिए लोगों को फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इनके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, कि हर इंसान को, वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो,
एनी टाइप ऑफ फिजिकल मेंटल कंडीशन, ये राइट्स मिलेंगे। सेकंड, बाइंडिंग अपॉन एवरी लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो भी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ बनाती हैं या इम्प्लीमेंट करती हैं या फॉलो करने का काम करती हैं, करवाने का काम, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सबके ऊपर ये लागू होंगे, उनको ये बातें माननी ही पड़ेंगी, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35 पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हैं, और ये इंस्पायर्ड हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल ऑफ राइट्स है। बिल क्या होता है? कोई भी लॉ जब बनता है उसके पहले उसको एक लीगल ड्राफ्ट में उसको ड्राफ्ट किया जाता है और उसको बिल कहा जाता है, और इसको हम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बिल के ऊपर वोटिंग होती है। जब ये वोटिंग मेजॉरिटी से पास हो जाती है तब इस बिल को हम लॉ कह देते हैं। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या चीज़ है ये आप इंटरनेट पे सर्च करें। फिर एक खास बात और है कि इट्स वेरी लॉन्ग, कॉम्प्रीहेंसिव एंड जस्टिसिएबल। इतना लंबा डिटेल से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा, और ये जस्टिसिएबल है। इसका मतलब आपको कहीं भी अगर लगता है कि फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप इसके लिए जस्टिस के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देन मोर एलोबरेट देन एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री में इतना डिटेल से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। अब इसका खास उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंट्स ए डेस्पोटिक एंड अथॉरिटेरियन रूल। किसी भी डेस्पोटिक, इसको आप डिक्टेटर भी कह सकते हो, और अथॉरिटेरियन रूल, जहाँ पे कोई एक आदमी या कोई ग्रुप अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हो, उससे हमें बचाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमारे सामने लाए गए हैं। और इससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अलग अलग टाइप की होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जब सबको इक्वल राइट्स हों और सब लोग इक्वल हों एटलीस्ट कानून की नज़र में, कानून के सामने, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इससे एस्टेब्लिश होती है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट टारगेट्स गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। मतलब गवर्नमेंट ऑफ लॉ, जो भी सरकार बने, गवर्नमेंट बने, वो लॉ के बेसिस पे बने, ना कि कुछ लोग उसको हाईजैक कर लें और वही डिक्टेटर बन के बैठ जाए। अब इनका नाम फंडामेंटल क्यों है? कुछ तो रीज़न होगा कि इनका नाम फंडामेंटल है। इसका रीज़न है हमारी कंट्री का जो फंडामेंटल लॉ है, भाई फंडामेंटल लॉ क्या है हमारी कंट्री का? वो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो इसको फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें हमारे फंडामेंटल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू मिला है, एंड बिकॉज दे आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें हमारा मॉरल डेवलपमेंट हो, मटेरियल डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब आता है जो हमें दिखाई देता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारे विचारों में भी डेवलपमेंट हो, एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक डेवलपमेंट, ये इसका एक टारगेट है। अब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट उसको हटा दिया गया और अब वो एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। तो आप नेट पे सर्च कीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया। अब इसकी कुछ और फीचर्स देख लेते हैं, जनरल फीचर्स फटाफट से। सम अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स। देखिए सारे राइट्स, कुछ राइट हमारे यहाँ इंडियंस को अवेलेबल हैं और कुछ राइट्स हैं वो सभी को हैं, जो भी इंडिया में रह रहा है, वेदर इट इज़ एन इंडियन और फॉरेनर। फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, भी राइट टू एजुकेशन सबको मिला हुआ है। ऐसे कौन से राइट हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं? जैसे राइट टू फॉर्म यूनियन, सिर्फ इंडियन लोग ही यूनियन या कोई ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, फॉरेनर्स नहीं कर सकते हैं। देन नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, इसका मतलब है ये राइट्स आपको आंख बंद करके नहीं दिए जा रहे हैं, यू हैव टू क्वालिफाई
टू अटेन टू गेट दीज फंडामेंटल राइट्स। और इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि इंडिया में जितने फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही अपोज कर देते हैं। अब ऐसा किस लिए? क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट देने की वजह से उसका मिसयूज़ बढ़ने के चांस होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। आपको ये बोला गया कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आपका, आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होगी ना कि रात को 8 बजे घर आना है, 10 बजे आना है, 12 बजे आना है। ये एक ब्लैंक चेक पे साइन करने जैसा नहीं हो सकता कि जाओ एग्ज़ाम ख़त्म अब घूमो, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। देन सम आर पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स एंड सम आर नेगेटिव। भाई पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिसमें लोगों को कुछ खास फैसिलिटी देने की बात की जा रही है, और नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो गवर्नमेंट को अपनी पावर मिसयूज़ करने से रोकते हैं, वो नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स हैं। देन ये हमारा हो ही गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। ये दोनों हम एक साथ ही पढ़ेंगे कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। देन दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट बट वी कैन ओनली मेक पॉजिटिव चेंजेस इन दीज फंडामेंटल राइट्स। हम पॉजिटिव चेंज ही कर सकते हैं। पॉजिटिव चेंज का मतलब है हम इनकी क्वालिटी को, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने वाला चेंज कर सकते हैं, ना कि डिक्रीज़। आपने देखा है पिछले कुछ सालों में हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इतने सारे नए नए राइट सुनने को मिले हैं। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट, अनइंटरप्टेड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं बट इन पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब हम इनको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इसके बेसिक फीचर्स पे जो हमारी वैल्यूज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देन नेशनल इमरजेंसी क्या होती है आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए। नेशनल इमरजेंसी के टाइम को छोड़ के किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ ये नहीं कह सकती कि आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, तो ये भी एक नेशनल इमरजेंसी की तरह है। तो विदाउट एनी वैलिड रीज़न गवर्नमेंट लोगों को घर से बाहर निकलने से नहीं रोक सकती, बिकॉज इट इज़ अवर फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर प्रॉपर वैलिड रीज़न है तो इस पे गवर्नमेंट इसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेटेड फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कई बार यूनियन या मज़दूरों की यूनियन होती हैं, वो हड़ताल कर देती हैं, स्ट्राइक कर देती हैं, बट आप आर्म फोर्सेस में ऐसा कभी नहीं देखेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड टू फॉर्म यूनियन, इट इज़ नॉट अलाउड टू फॉर्म यूनियन इन आर्म फोर्सेस। इसी तरीके से आर्म फोर्सेस के लोग, बाकी डिपार्टमेंट के लोग कभी कभी डायरेक्टली अपने सीनियर की शिकायत हायर लेवल्स पे कर देते हैं, बट आर्म फोर्सेस में ये अलाउ नहीं है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इससे इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है, एंड आर्म फोर्सेस आर द मोस्ट सेंसिटिव फोर्स। थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन इसके पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ के रख सकता है। तो पार्लियामेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हुए हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस के लोगों को इन फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। देन एक और अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? जब किसी एरिया में कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि उस एरिया की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया गया है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसको मार्शल लॉ कहते हैं। ऐसा इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत कम होता है, बट ये हो सकता है कभी भी फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ऐसी कंडीशन में हम फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला फंडामेंटल राइट हम देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी में क्या चीज़ है?